मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हमारी क्लास का मेन टॉपिक है करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत कि मौद्रिक नीति क्या होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के दिन जो मौद्रिक नीति है यानी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या रेलेवेंस है। तो अभी विगत कुछ दिन पहले मीन्स एक वीक हो गया, लगभग एक सप्ताह पहले आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इशू की और जिसमें महंगाई ना बढ़ने पाए, हमारे देश में जो महंगाई ना बढ़ने पाए इसलिए रेपो रेट की जो दर थी, रेपो रेट को यथावत रखा गया, यानी उसमें ना कमी की गई ना उसमें बढ़ोतरी की गई। तो इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रेपो रेट क्या होता है, आखिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आखिर मॉनेटरी पॉलिसी का रोल क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, कौन ये पॉलिसी बनाता है और कौन ये पॉलिसी पब्लिश करता है। और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का हमारे मार्केट पर, हमारे बाजार पर, महंगाई पर, सस्ताई पर क्या फर्क पड़ता है, इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। मौद्रिक नीति जारी करने का पर्पज क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो मित्रों मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति को। जैसा कि आप जानते हो मौद्रिक यानी मॉनेटरी में अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मॉनेटरी में मनी है और मौद्रिक में मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, करेंसी। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ताल्लुक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो संबंध है, हो ना हो, करेंसी से है, मुद्रा से है। अब मुद्रा से या करेंसी से मॉनेटरी पॉलिसी कैसे जुड़ी हुई है, कैसे रिलेटेड है, आगे देखते हैं। तो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो करेंसी है, करेंसी का पूरा मैनेजमेंट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन चलने वाले जो तरह तरह के प्रेस है, यानी जो करेंसी प्रेस है, वहां से ये रुपए छपते हैं और वही रुपए फिर मार्केट में आते हैं और मार्केट को तरह तरह से प्रभावित करते हैं। अब छोटी छोटी बात को हम समझेंगे कि अगर ऐसा समझ लो कि मार्केट में रुपया, जो हमारा आरबीआई रुपया छापता है, वो रुपए फ्लो अगर मार्केट में बहुत बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए फ्लो, यानी रुपए का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाए, एक सेकंड के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लोगों के पास इफरात पैसा हो। अब आप कहोगे कैसे आएगा ये पैसा, लोगों के पास इफरात पैसा कैसे आएगा? तो बहुत सारे साधन हैं। जो सबसे अच्छा, सस्ता और सामान्य इंसान को समझ में आने वाला विकल्प है कि भाई लोगों के पास पैसे की कमी ही क्यों है ना, लोगों के पास पैसे की क्यों कमी है? जब कागज पर ही छपता है तो जितना जी चाहे आरबीआई उतना पैसा छाप करके और लोगों में बंटवा दे। वैसे भी हमारी जो आजकल की सरकारें हैं वो वोट की राजनीति के तहत मुफ्त में नोट तो बंटवा ही रही है इधर उधर तमाम योजनाओं के चलते, है ना। तो अगर
सरकार नोट छपवा करके और सबको बंटवा दे, मतलब वहां कोई बाउंडेशन, वहां कोई लिमिटेशन ना रखे, हर आदमी से पूछा जाए कि भाई आपकी जरूरत क्या है, वो आदमी, वो इंसान बोले कि मेरी आवश्यकता है महीने की जो 10 लाख रुपए की जरूरत है मुझे हर महीने में खर्च बर्च करने के लिए, ऐसो आराम के लिए, मजे मस्ती के लिए, है ना। तो सरकार उससे बोले कि भाई कागज का दाम और प्रिंट का दाम, जो कागज है, पेपर है, और उस पर जो प्रिंट हो रहा है उसका जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। मतलब 1000, 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए अगर आप पे कर दो तो आपको आरबीआई 10 लाख रुपए दे देगी। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या ऐसा संभव नहीं है? हम बचपन में यही सोचा करते थे कि आखिर जब रुपया आरबीआई ही, पहले तो हम ये भी नहीं जानते थे कि रुपया आरबीआई छापती है, वो बैंक नोट होता है, हमें तो ये भी नहीं पता होता था। हमें तो सिर्फ ये पता होता था कि जब रुपया सरकार छापती है, जब सरकार ही रुपया छापती है तो फिर हम लोगों के पास रुपयों की इतनी किल्लत, इतनी दिक्कत क्यों है? सबको एक तरफ से रुपया बांट दिया जाए तो इससे क्या होगा? इससे हर आदमी की जेब में इफरात पैसा होगा और स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि जैसे, कभी आप सब्जी मार्केट गए हैं, जिसको सब्जी मंडी भी कहा जाता है, सब्जी मार्केट भी कहा जाता है, ओके, निश्चित रूप से गए होंगे, या किसी मार्केट में गए होंगे जहां सब्जी वगैरह बिकती है। तो एक सीजन आता है जब मार्केट में टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है टमाटर की। और हम क्या देखते हैं कि एक तरफ से जिधर देखो पूरा मार्केट टमाटर से पटा पड़ा है ना। हर जगह टमाटर ही टमाटर बिक रहे हैं, टमाटर ही टमाटर बिक रहे हैं। और खाली टमाटर की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो टमाटर गुस्सा हो जाए कि भाई हर समय आप मेरे ऊपर ही क्यों ब्लेम लगा देते हो, इतना इफरात, इतना फालतू मैं नहीं हूं। मैं तो ये बात कर रहा हूं, टमाटर में से टमा निकाल दो तो मटर बचता है, हम मटर की ही बात कर लेते हैं। एक समय ऐसा आता है, सीजन आता है ये, जब एकाएक मार्केट में मटर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हर ठेले पर, मतलब अपने घर से निकलते हैं अगर गाड़ी लेकर के, तो हम देखते हैं हमारे कॉलोनी के गेट पर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 100 मीटर की दूरी पर, हम उधर देखते हैं। हर जगह हम क्या देखते हैं कि हर जगह कोई ना कोई ठेला लगाए मटर बेच रहा है। क्यों? हर किसी को मटर मिल गई, क्योंकि मटर की सप्लाई बढ़ जाने से मटर सस्ती हो गई। अब जिसकी जेब में 200-400 रुपया है वो जाके एक बोरा मटर उठा लाता है और सोचता है ठेले पर लाद, मतलब ठेले पर रख के इसको, और अगर 400 का 700 भी दिन भर में कमा लिया, 400 की मटर बेच करके 700 भी कमा लिया तो 300 रुपए बन गए, है ना। तो जब मटर की सप्लाई बढ़ती है या जब टमाटर की सप्लाई बढ़ती है, अभी आम का सीजन आ रहा है, जब आम की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? तो जिसकी सप्लाई बढ़ती है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, जिसकी बाजार में आवक बढ़ती है, वो चीज सस्ती हो जाती है, सस्ती हो जाती है। इज इट ओके? तो हम यहां टमाटर, मटर, आम, ये सब चीजों को रिप्लेस कर देते हैं रुपए से। रुपए से मैंने यही बात कहा कि क्यों नहीं सरकार सबको भर भर के रुपया बांट देती है। तो अगर भर भर के सरकार सबको रुपया बांट देगी तो मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी, और रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी तो रुपया सस्ता हो जाएगा, यानी रुपए की वैल्यू, क्या वैल्यू गिर जाएगी। जिस किसी की भी सप्लाई, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज फंडामेंटल लॉ, दिस इज बेसिक लॉ ऑफ नॉट ओनली इकोनॉमी, ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। आप अपने ऊपर लागू कर सकते हो, आप अपने ऊपर लागू कर सकते हो।
आज की डेट में आईएस की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? आज की डेट में आईएस की वैल्यू इतनी ज्यादा इसीलिए है कि साल भर में पूरे देश से कहीं 25-30 आईएस निकलते हैं। पूरे देश से 140 करोड़ की आबादी में से केवल 25-30 आईएस हर साल निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो भाई उनकी वैल्यू, चूंकि उनकी सप्लाई कम है तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। अब पता चले कि हर साल 10-15 हजार वैकेंसी आए यूपीएससी के थ्रू आईएएस की, तो पता चलेगा क्या, गली गली आईएएस घूम रहा है। ओके, कहीं नाले के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, उसके ऊपर बैठ करके आईएएस बीड़ी पी रहा है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? इतनी उसकी वैल्यू क्यों गिर गई? उसकी इतनी वैल्यू इसलिए गिर गई क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ गई। हालांकि न गिरी है न गिरेगी कभी। क्यों? क्योंकि इतनी वैकेंसी ही नहीं आती है। तो जिस चीज की सप्लाई डायरेक्ट रिलेशन है, जिस चीज की सप्लाई जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी महंगी होगी, यानी वो चीज उतनी सस्ती हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू उतनी अधिक गिर जाएगी। अब थोड़ा सा और समझते हैं हम कि जो हमारा रुपया है, रुपए की वैल्यू गिर जाने का मतलब क्या होता है? तो रुपए की वैल्यू गिर जाने का मतलब होता है कि पहले ये 500 रुपए का नोट जो काम करता था, जो काम 500 में हो जाता था, वो काम करने में अब चूंकि 500 रुपया कमजोर हो गया, तो काम क्या बोल रहा है उस 500 रुपए से कि अब तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारे जैसे 2 को लाना पड़ेगा, यानी 500 की जगह जब 1000 रुपए होगा तो वही काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पहले आप एक जगह से, किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह ओला कैब करके या कोई भी कैब करके, मैं कोई ओला का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई भी कैब करके अगर जगह ए से जगह बी 500 रुपए किराया लगता था और पहुंच जाते थे, तो अब आप 500 में नहीं पहुंच पाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई, और रुपए की वैल्यू गिर गई इसलिए अब 2 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है, यानी अब 1000 रुपए में वही काम हो रहा है। और इसी को तो आप सामान्य भाषा में क्या कहते हो? इसी को आप सामान्य भाषा में कहते हो महंगाई। पहले जो पेन 10 रुपए में आ जाता था, जो पेन 10 रुपए में आ जाता था, पेन लेने जाते थे 10 रुपए में एक बेहतरीन क्वालिटी का पेन आपको मिलता था। अब जब आप फिर दुकान पर गए, कब गए? जब रुपए की वैल्यू गिर गई, जब रुपया चीप हो गया, जब रुपया सस्ता हो गया, तो जब फिर इसकी वैल्यू गिर गई, तो अब वही काम, वही पेन अब 20 रुपए में आ रहा है। तो बात समझे? रुपए की वैल्यू गिर जाने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि रुपए की वैल्यू गिर जाने का मतलब होता है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं महंगाई। ओके, जो काम पहले 10 रुपया करती थी, वही काम अब अगर 20 रुपया या 50 रुपया करने लगे, तो आप समझ लेना महंगाई बढ़ गई, यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया। ओके, तो अब महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये क्या, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कंट्रोल हो, इसलिए यह जरूरी है कि मार्केट में करेंसी का फ्लो कंट्रोल रहे, करेंसी का फ्लो कंट्रोल रहे। अगर मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ा, यानी करेंसी की सप्लाई बढ़ी,
तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। वैल्यू ना गिरने पाए इसलिए हमें उसकी सप्लाई या उसका फ्लो हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात करते हैं कि करेंसी का फ्लो कब कब बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। करेंसी का फ्लो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीजन है तब बढ़ता है मार्केट में जब लोगों की सैलरी बढ़ जाती है। अगर लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी कैसे बढ़ती है, जैसे 7th पे कमीशन आ जाता है, फिर 8th पे कमीशन आ जाता है, और जिसको 30,000 सैलरी मिल रही थी अभी तक उसको 45,000 सैलरी मिलने लगती है। ओके, जिसको 10,000 सैलरी मिल रही थी अभी तक उसको 15,000 रुपए मिलने लगती है। तो मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि अब तो अच्छे दिन आ गए मित्रों, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कैसे आ गए कि अभी तक मैं 30,000 रुपए महीने कमाता था, लेकिन नेक्स्ट मंथ से जब से 8th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी मुझे 30 की जगह 45,000 रुपए मिलेंगे, यानी एकाएक 15,000 रुपए मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। ओके, 50% सैलरी इंक्रीमेंट है। तो ध्यान रखना, उसी रेशियो में हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे और आपकी लाइफ पर, आपकी जिंदगी पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो शक्कर 35 रुपए किलो अभी आपको मिल रही है वो शक्कर आपको 50 रुपए किलो मिलने लगेगी। ओके, जो टेक्स्ट बुक, नोटबुक, जो नोटबुक 100 रुपए की मिल रही है अभी तक, वो नोटबुक आपको 150 रुपए में मिलने लगेगी। जो कार 20 लाख रुपए मिल रही थी अभी तक, वो कार अब 30 लाख रुपए मिलने लगेगी। तो बहुत ज्यादा फर्क आपकी लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है। बट ऐसा क्यों हुआ, हर चीज क्यों महंगी हो गई? बिल्कुल सीधा सा, लोगों के पास करेंसी का फ्लो बढ़ा, मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ा, इसलिए महंगाई बढ़ गई। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? एमएनसी जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी जाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आप जानते ही हो कि इनकी सैलरी बहुत हाई होती है, यानी अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सैलरी पैकेज देते हैं। बहुत नॉर्मल होता है कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी में अगर किसी की जॉब लग जाती है तो नॉर्मली वो इंसान ऐसा बोलता है कि 20 लाख का पैकेज है, 30 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज है, और कई बार तो 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज होता है ना। अब आप सोचो कि अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो बाहर से आ रही है कंपनी, अब आप कहोगे ये इतनी अच्छी सैलरी क्यों देते हैं? तो अगर आप कहोगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये इतनी अच्छी सैलरी क्यों देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं नहीं बनाने वाला हूं। ओके, तो इतनी अच्छी सैलरी जब देते हैं तो लोगों की जेब में पैसा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड क्या होता है? तीसरा होता है कि जब किसी भी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है। ओके, तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है किसी देश में, तो क्या होता है इसका मतलब? तो आर्थिक विकास का मतलब हो गया न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है हर तरह के लोगों को। हर तरह मतलब 2 तरह के लोग होते हैं एम्प्लॉयमेंट की चाहत रखने वाले। एक होते स्किल्ड लेबर और एक होता है अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो होता है उसके पास कोई ना कोई स्किल होती है, और अन या नॉन स्किल्ड लेबर जो होता है उसके पास कोई स्किल नहीं होती है। वो ईंट गारे का काम करता है, वो छोटे मोटे जो काम होते हैं जहां बहुत अधिक प्रोफेशनल स्किल या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो काम करता है। लेकिन काम करता है,
जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तो ऐसे अनस्किल लोगों को भी काम मिलता है जो कि पहले काम ही नहीं मिल रहा था। तो जब काम मिलता है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि जब डेवलपमेंट नहीं था या अंडर डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था, तो उस समय एक कमाते थे और 8 खाते थे। ओके, लेकिन अब स्थितियां बदली, सेकेंड स्टेट आ गया, सेकेंड दूसरी अवस्था आ गई। दूसरी अवस्था में क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सरकार ने ध्यान दिया, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, और हर तरह के लोगों को स्किल और नॉन स्किल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, रोजगार के अवसर बने, और अब 5 कमा रहे हैं। टोटल 8 में से जहां पहले 1 कमाता था, अब उसी 8 में से 5 कमा रहे हैं। तो क्या हुआ? तो सप्लाई, लोगों की जेब में पैसे की सप्लाई बढ़ गई। जहां पहले 10,000 रुपए में 10,000 रुपीज में 8 लोगों का खर्चा चलाना पड़ता था, वहीं अब 10,000 अब 10,000 की जगह अब जो है 50,000 रुपए में 8 लोगों का खर्चा। तो लोगों के पास करेंसी की सप्लाई, लोगों के पास पैसे की सप्लाई बढ़ गई। तो पैसे की सप्लाई बढ़ गई तो चीजें उसी रेशियो महंगी हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना कि जब जब आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तब तब महंगाई बढ़ती है। तो हमेशा महंगाई का बढ़ना बुरा नहीं होता है। महंगाई का बढ़ना ये बात का इंडिकेशन भी होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इस बात का इंडिकेशन भी होता है कि देश विकास कर रहा है। ओके, नेक्स्ट महंगाई कब बढ़ती है? जब बैंक, जो हमारे बैंक्स होते हैं, जिनको हम कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं, जिन बैंकों से हमें ऋण मिलता है, जिन बैंकों से हमें उधार मिलता है, जब ये बैंक्स अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं, तो क्या होता है? तो जब कॉमर्शियल बैंक्स अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि लोन सस्ता हो गया। अब लोन जब सस्ता हो जाता है, जब हम बैंक से उधार लेते हैं और उस पर हमें कम ब्याज देना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम हिम्मत कर पाते हैं कि हम लोन ले लें, और लोन लेके हम वो पैसा खर्च करें मार्केट में। उधार लेके तो कोई उधार कार खरीदता है, तो कोई उधार मकान खरीदता है, कोई उधार लेके अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है। अल्टीमेटली जो पैसा बैंक से आ रहा है ये बाजार में जाता है, और बाजार में जाता है तो मार्केट में करेंसी की सप्लाई यानी बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है? वो बढ़ जाती है, और करेंसी सप्लाई बढ़ने के साथ साथ करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, यानी चीजें सस्ती हो जाती है। क्लियर है? तो अब कोई तो ऐसा होना चाहिए भाई मेरे, कोई ऐसा होना चाहिए कि जो ये तय करे कि मार्केट में करेंसी का फ्लो कितना हो। देखिए, हर चीज को कंट्रोल कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक करेंसी की सप्लाई का एक कंट्रोलर होना चाहिए, ओके। तो 2016 तक ये काम, यानी मार्केट में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करने का जो काम है, वो काम किया जाता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। बट आफ्टर 2016 यानी 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गद्दी पर बैठते हैं, तो उसके बाद ये बड़ा बदलाव किया गया और ये कहा गया कि इतना सेंसिटिव पॉलिसी, इतनी संवेदनशील नीति,
इट कुड नॉट बी डिसाइडेड बाय ओनली बाय द आरबीआई, ये केवल आरबीआई के द्वारा डिसाइड नहीं होगी। अल्टीमेटली आरबीआई जो कुछ भी डिसाइड करती है उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और देश चलाने की जिम्मेदारी जनता ने सरकार को दी है ना। तो सरकार का भी रोल होना चाहिए। तो इस तरह से 2016 में क्या किया गया, 2016 में क्या किया गया, एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई और जिसका नाम रखा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों की ये कमेटी होती है, जिसमें 6 में से एक सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं, ये आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर उन्हीं 6 में से एक होता है, ओके। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। एमपीसी जिसको हम कहते हैं, या कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहा जाता है, उसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। इसके अलावा आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो उनमें से कोई एक डिप्टी गवर्नर जो होता है वो इसका मेंबर होता है। और इसके अलावा एक मेंबर और एक सदस्य और आरबीआई द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 3 सदस्य, ये 3 जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसके अलावा 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। तो इस तरह से टोटल 6 मेंबर्स की कमेटी बैठ करके क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों, अब अगर आपसे कोई पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है या मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो अब बिल्कुल भी डरने या बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, ओके, मौद्रिक नीति का मतलब होता है, इसका काम होता है मार्केट में करेंसी के फ्लो को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि अगर बढ़ गया है तो थोड़ा सा रोक लेना और अगर फ्लो कम हो गया है तो थोड़ा सा फ्लो बढ़ा देना। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो मार्केट में करेंसी की सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो थोड़ा बैरियर लगा देना और अगर मार्केट में करेंसी की सप्लाई कम पड़ गई है तो थोड़ा सपोर्ट देके उस सप्लाई को बढ़ा देना। यही डिसाइड करना, यही तय करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है, ओके। तो मौद्रिक नीति मार्केट में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो अब करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करती है तो कैसे करती है, क्या उसके पास क्या टूल्स हैं? तो मौद्रिक नीति नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास जो टूल्स हैं उनमें पहला टूल होता है जिसे हम कहते हैं रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, REPO, रीपर्चेजिंग ऑप्शन मतलब रेपो होता है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह रेट है, वह दर है, वह रेट है जिस पर आरबीआई, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया वो सारे बैंक्स जो हमसे डील करते हैं, यानी हमें लोन देते हैं या हम हमारी डिपॉजिट्स अपने अकाउंट में जमा रखते हैं, ओके। तो कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है ओवरनाइट लोन होता है ये। यानी ऐसा कह सकते हो कि अगर अभी आपको, आप सपोज कर लो एक बैंक हो और अभी आपको 10 लाख रुपए, 20 लाख, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं आपको, कि अभी आपको 10-20 लाख रुपए की यानी 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, जरूरत है।
तो 20 लाख रुपयों की जरूरत है, तो अब आप क्या करोगे, किससे मांगोगे? अब बैंक हो आप तो इसलिए इधर उधर मांग भी नहीं सकते हो। कल आपके पास आ जाएगा 20 लाख रुपए, आपको पता है कल आपके पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि बैंक में ऐसे करेंसी का फ्लो बना रहता है। कभी कल किसी का शेड्यूल है डिपॉजिट, मतलब कल किसी का फिक्स है कि उसका रिकरिंग डिपॉजिट आएगा, कल किसी की एफडी आ रही है। इस तरह से बहुत सारे जो बैंकों के पास सोर्स ऑफ इनकम होता है वो फिक्स होता है कि ये यहां से इतना, यहां से इतना आ जाएगा, बट वो कल आएगा और आपको अभी इमीडिएट जरूरत है शॉर्ट टर्म लोन की। तो 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए, मतलब 3 दिन के लिए आपको लोन चाहिए, तो ये लोन देती है आपको, यानी बैंक को देती है आरबीआई। ओके, तो रेपो रेट वह रेट है, इट इज अ रेट ऑन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कैश और प्रोवाइड लोन टू द अदर कॉमर्शियल बैंक्स। दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स को ऋण प्रदान करती है। उस दर को, उस रेट को रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ओके, और अगर रेपो रेट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रेपो रेट ज्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है। और अगर बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है तो हमें भी लोन महंगा मिलता है, और हमें भी लोन महंगा मिलता है तो हम लोन लेने से कतराते हैं, हम लोन लेने से डरते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ओके, और अगर हम लोन लेने से डरते हैं तो मार्केट में करेंसी का फ्लो हमारे द्वारा, करेंसी का फ्लो बढ़ने में हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं, यानी लोन लेके हम मार्केट में करेंसी का फ्लो नहीं बढ़ाते हैं। और जब करेंसी का फ्लो नहीं बढ़ता है तो महंगाई नियंत्रित हो जाती है। यानी अगर महंगाई को नियंत्रित करना है तो कैसे नियंत्रित होगी? तो महंगाई को नियंत्रित करने का एक सबसे इफेक्टिव टूल होता है कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाए आरबीआई के द्वारा। लेकिन आप यहां क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि बाजार में मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित करना, महंगाई रेगुलेट करना। 8 अप्रैल 2026 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखा। ओके, अपरिवर्तित रखा मतलब नहीं बदला। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो आपको रेपो बढ़ाना था, लेकिन यहां क्या कह रहा है ये कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसने रेपो रेट, आरबीआई यानी आरबीआई का मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? तो हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। नॉर्मली जब करेंसी का फ्लो, करेंसी की सप्लाई बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। ओके, तो ऐसी स्थिति में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट बढ़ा देती है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन यहां जो अभी हमारे सामने समस्या आ रही है, हमारे सामने समस्या क्या आ रही है? ईरान, इजराइल नहीं बोलो, आईडीएफ बोलो, यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस फोर्सेस, यानी अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस, ये दोनों आपस में पिछले लगभग 40-42 दिन से 45 दिन से लड़ रहे हैं। इन दोनों का युद्ध चल रहा है। इसके कारण जो है हमारा जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और क्रूड ऑयल सप्लाई में दिक्कत हो रही है, यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई गड़बड़ हो रही है। इसके कारण जो गैस और तेल के दाम ये बढ़ गए हैं।
तो गैस और तेल, अब देखो यहां, अब गैस और तेल महंगा होने से हर चीज जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, सपोज कर लीजिए कि नासिक से प्याज आ रही है, प्याज ट्रक पे लद के आ रही है और ट्रक डीजल से चल रहा है, ओके, तो प्याज का दाम बढ़ना तय है, नमक का दाम बढ़ना तय है। यानी अगर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हमारी रसोई में, हमारे शान शौकत में, हमारे वार्डरोब में जितनी चीजें हैं उन सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो यानी यहां जो महंगाई है ये दूसरे तरह की महंगाई है, ये जो महंगाई का डर है अभी, ये दूसरे प्रकार की महंगाई है। ये महंगाई करेंसी का फ्लो बढ़ने से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि ये महंगाई क्रूड ऑयल कि दाम में जो इरेगुलरिटी आ रही है, उसकी सप्लाई में जो इरेगुलरिटी आ रही है, उसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इससे निपटने के लिए क्या किया गया? उम्मीद थी, मार्केट को यह उम्मीद थी कि निश्चित रूप से रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, 0.25% ही बढ़ता। ये जो 5.25% है, ऐसा लग रहा था कि ये 5.50 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपरिवर्तित अनचेंज्ड रखा गया। उसकी वजह क्या है? जिससे इस महंगाई का सामना लोग उधार लेकर कर सके, लोन सस्ते रहें, लोगों के ऊपर इंटरेस्ट का बोझ ना बढ़े। ओके, तो ये सारी समस्याओं का समाधान दिया आरबीआई ने। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसी तरह के अगर और आप बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट आपको इस तरह प्रोवाइड कराएंगे जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और हमारी शर्त यही है कि जो भी नॉलेज हम आपको देंगे वो सहज सरल भाषा में देंगे, जिससे आपको, आपके परिवार के लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं। ओके, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमसे जुड़ने का एक जरिया और भी है, आप हमारा रुद्राज क्लासेस के नाम से ऐप है, उस ऐप को एंड्रॉइड जो ऐप स्टोर होता है या प्ले स्टोर कहते हैं, वहां से जाकर के आप उस हमारे ऐप को डाउनलोड करके और हमसे जुड़ सकते हो। आज बस इतना ही। अगर आपकी तरफ से मांग आई तो इससे जुड़े हुए कुछ अन्य विषय भी हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। ओके, इसके अलावा जो लिक्विडिटी मेंटेनेंस फैसिलिटी क्या होती है, हम उन सारे टॉपिक्स पर भी आने वाली वीडियोस में अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यही है कि उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना होगा कि हमें इन टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहिए। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।